आज हम लोग अपने एक ख़ास टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जेंडर वल्नरेबिलिटीज़ को लेते हुए हम थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे। हमने एक इशू जो अक्सर हमने इग्नोर किया हुआ होता है, वो जेंडर वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ माइनॉरिटी गर्ल्स एंड वुमेन। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि जब तालीम का शोबा तालीम में या जो भी आपका प्रोफेशन होता है, जब इनमें जब एंटर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो फेस करना पड़ता है, और अगर अगर आप फीमेल हैं तो एक वुमेन डायनामिक भी आ जाता है उसमें कि किस किस्म की उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो आज के हमारे इस मौजू पर स्पेशली बात करेंगी, हमारे साथ हैं सीमा महेश्वरी। और आपका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से है क्योंकि आप उसको बहुत पैशनेटली देखती हैं, और आपने सिर्फ माइनॉरिटी राइट्स को भी नहीं, आपने जनरली विमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स को भी आपने देखा हुआ है। तो सीमा, a very warm welcome to you and thank you so much for giving us your time. तो हम आगाज करने से पहले मैं थोड़ा चाहूंगी कि आप ही अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंसेस को बताएं कि आपका जर्नी किस तरह शुरू हुआ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के लिए, और आपको क्या वो चीज़ थी जो कि आपको इंस्पायर किया कि आपने लोगों की मदद करनी है। तो ओवर टू यू सीमा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच ज़ीबा, आपका और आपकी इंटायर टीम का कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, एक मौका प्रोवाइड किया कि मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ। नाम आप मेरा बता चुकी हैं, तारुफ कर चुकी हैं। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और बेसिकली हर इंसान जब किसी बात की लीड लेता है या वो फ्रंट पे आता है तो डेफिनेटली उसके पीछे मैं समझती हूँ कोई ना कोई स्टोरी होती है। और ऑफ कोर्स मेरी लाइफ के 20 साल कुछ इसी तरीके से मेरी जर्नी रही। सबसे पहले तो मेरी अपनी जो वल्नरेबिलिटी जो मैंने देखी अपनी लाइफ में वो था मेरा लड़की होना, एक औरत होना। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हो तो आपको इस बात का एहसास उस वक्त होता है कि जब आप कुछ करना चाहते हो और आपको रोका जाता है, और वो रोका इसलिए जाता है क्योंकि आप लड़की हैं, आप औरत हैं। तो उस वक्त एहसास होता है अच्छा लड़कियां ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, और हम डरे सहमे से रहते हैं। दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मेरे साथ भी ये था बचपन से ही। आई डोंट नो कि मैं शायद अपनी फैमिली में सबसे डिफरेंट सोचती थी, क्या सोचती थी, किस तरह सोचती थी। इवन मुझे, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, इवन मैं अपने पूरे खानदान की बात करूँ तो हमारे यहाँ कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है और ना ही मतलब कोई तालीमी बैकग्राउंड है या सच कोई ऐसा एक्टिविज्म या इस तरह के काम के हवाले से। लेकिन एक चीज बचपन से जो मैंने देखी, मैंने अपनी फैमिली में बड़ी डिस्टरबेंस देखी। और अक्सर क्योंकि मेरी मदर जो है वो एक मजदूर थी अच्छा। और वो काम किया करती थी बाहर, और बचपन से उनका ये ख्वाब था कि जिस तरह के वो बिहेवियर बर्दाश्त कर रही हैं, जिस तरह की हैरेसमेंट वो बर्दाश्त कर रही हैं, तो अक्सर मेरी माँ जो है बचपन में एक जुमला कहा करती थी कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां पढ़ें ताकि अगर उनकी शादी हो या इन द फ्यूचर वो कुछ करना चाहें तो कम से कम उन्हें मेरी तरीके से मजदूरी ना करनी पड़े और उन्हें वो गंदगी या वो फजूलियात ना बर्दाश्त करनी पड़े जो मैं करती हुई आ रही हूँ। उस वक्त मुझे समझ में तो नहीं आता था, लेकिन हाँ एक चीज थी मेरे अंदर के जहन में बात घर कर गई। मेरी दो और बहनें भी हैं तो उन्होंने एजुकेशन को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, लेकिन शायद मेरे अंदर एक चीज थी, सेंसिटिविटी थी शुरू से ही। आई जस्ट गॉट इट कि हाँ मेरी माँ का ख्वाब है और प्लस मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। इवन आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट क्योंकि मेरी जर्नी ऑफ एजुकेशन के अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम रहा कि रुकावटी रही, लड़की ये कर सकती है नहीं कर सकती। फिर जब स्कूल कॉलेजेस जाया करती थी तो एक और आइडेंटिटी थी कि मैं लड़की के साथ साथ मैं हिंदू भी हूँ। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा।
थोड़े एतराजात आते भी रहे। इवन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैंने मैट्रिक किया था, फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ था, माय सडन माय फादर एक्सपायर्ड। तो वहां पे मेरे चाचा का एतराज था कि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती, तो सीमा ने तो मैट्रिक कर ली, वो कॉलेज कैसे जा सकती है। तो उस वक्त मैं तो खामोश हो गई, लेकिन मैं नहीं समझती कि उस वक्त मेरी एज इतनी थी या मैं इतनी समझदार हो सकती थी या मैं ऐसी। लेकिन जब मेरे घर वालों ने कहा कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने अपनी मदर से एक सवाल किया। मैंने कहा चाचा से पूछें कि हमारे यहाँ, इवन मेरी अपनी चाचा की बेटियां जो है वो लोगों के घरों घरों पे काम करने जाया करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, और पैसे कमा के लाती थी, फैमिली को सपोर्ट करती थी। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि चाचा से पूछे क्या हमारे यहाँ लड़कियां जो है वो इस तरीके से काम करके माँ बाप को कमा के खिला सकती हैं, दैट इज ओके, लेकिन वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। तो वो दिन था, और आज का दिन, आज तक मेरे उस चाचा को मैं कभी अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे उस तरह कभी बात नहीं की, सिवाय बस सलाम दुआ या ग्रीटिंग के हवाले से। तो इस सोच ने शायद और पुख्तगी दी, और फिर मेरी एक जिद बन गई कि मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं आगे पढ़ूंगी। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर टीचिंग की, और वो भी बड़ी मुश्किल से। मेरे भाई पसंद नहीं करते थे कि मैं मतलब टीचिंग करूं या कोई जॉब करूं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएं और कुछ करना भी चाहें तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आसपास के जो स्कूल हैं आप टीचिंग कर लें। तो मैंने सोचा कि चले कम से कम इसी तरीके से मेरा सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने टीचिंग करना शुरू की, लेकिन वहां भी मतलब आई वॉज अ वेरी गुड टीचर, लेकिन फिर भी मेरी रिलीजन वाली जो बात थी, तो अक्सर जब मजहब के हवाले से बात आती थी तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे घर में सिखाया गया था कि जब भी मजहब के हवाले से बात होगी तो आपको खामोश रहना है। तो एक ये वल्नरेबिलिटी भी रही मेरे साथ। फिर जब मैंने थोड़ी बहुत और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो मैंने लियारी से बाहर जाके जॉब करने की कोशिश की। तो वहां पता चला कि एक्चुअली मैं तो लियारी से हूँ, और लियारी का एक अपना जो आइडेंटिटी बन चुकी थी, जबकि लियारी के लोग ऐसे नहीं हैं। क्योंकि आज भी जितना टैलेंट, जितने अदब, और जितना स्पोर्ट के अंदर, और जितना टैलेंट लियारी से उभर कर आया है, मैं नहीं समझती कि कहीं और से आया है। लेकिन उस वक्त लियारी के लोगों को जॉब पे रखना या उनकी लियारी वाली आइडेंटिटी अक्सर क्वेश्चन मार्क होती है। अच्छा आप लियारी से हैं, अच्छा, मतलब वो थोड़ा घबराते थे हमें जॉब देने में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली मैं तो लियारी से हूँ, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो वह ये सिलसिला चलता रहा, बहुत सारी बातें थी, और मैं बहुत ज्यादा एहसास तबीयत थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर एक जंग चल रही थी कि कुछ करना है, करना है, करना है, पर क्या करना है मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं कुछ करना जरूर चाहती थी। और इत्तफाकन किसी तरीके से डेवलपमेंट सेक्टर में हमारी कम्युनिटी का एक केस चल रहा था, और उसमें जो है, क्योंकि वो मेरी अपनी फैमिली ही उसे ऑन कर रही थी, तो उसमें मुझे ले जाया गया कि सीमा थोड़ी पढ़ी लिखी है, बात कर लेगी। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, और लोगों ने मुझे वेलकम करना शुरू किया कि आप थोड़ी समझदार लग रही हैं, बातों को अंडरस्टैंड करते, तो आप आए हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करें, ये करें। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बेसिकली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे यकीन माने 2-3 साल तक कुछ भी समझ में नहीं आता था, एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन लर्निंग प्रोसेस। मैं सिर्फ और लोगों को उस सुनती वक्त थी, ऑब्जर्व करती। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी उस No, वक्त? I didn't go. I never ever been अच्छा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उसकी वजह ये थी कि ग्रेजुएशन भी मैंने बड़ी मुश्किलात से की थी, और जब मैंने टीचिंग की 5-6 ईयर्स, उसके बाद जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और ये भी सिर्फ बात यहाँ तक आसान नहीं थी, घर वालों से बगावत की, और बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को मनवाना पड़ा। और जब मैं पहली मर्तबा मतलब लियारी से बाहर, हमारे यहाँ लड़कियां सब उस वक्त निकलती थी जब वालिदैन उसे बाहर ले जाते थे, और कराची से बाहर अकेले जाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। तो इवन मतलब जब मैंने ऐसा भी एनजीओ, नहीं होता था कि कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ या कभी फ्रेंड्स बाकी वगैरह चीजों के के लिए? साथ सिर्फ ये होता था कि कॉलेज के एडमिशन के लिए कहीं चले गए, कहीं एडमिशन लेना है, कोई मालूमात लेनी है, लेकिन इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कराची के सिर्फ चंद एक इलाके जिनमें हम या तो किसी की मदर साथ होती थी, या बड़ा कोई साथ होता था, या हम फ्रेंड्स का एक बड़ा ग्रुप होता था, जिसमें पेरेंट्स को ये होता था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं था, फोन का सिस्टम नहीं था। तो इट वॉज वेरी क्रिटिकल। तो मेरी फैमिली में मेरे भाइयों के भी एतराजात रहे,
और फिर जब मैंने डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन किया तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, और मुझे बहुत मजा आया उसमें काम करने का कि अच्छा तो यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ तो औरत बात कर सकती है, और मजे की बात है माइनॉरिटी राइट्स भी मौजूद हैं। और लियारी के जो हालात हैं वो तो सिर्फ लियारी नहीं, कराची के ऐसे बहुत सारे नो-गो एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह के मामला हैं, तो सिर्फ लियारी ही क्यों। तो वेल उस वक्त एक और चीज मेरे अंदर जन्म ले चुकी थी, और वो ये थी कि मैं अपने कमजोरियों को ही रोती रहूंगी या अपनी कमजोरियों को लेकर आगे बढ़ूंगी। तो फिर यही वक्त था कि आज मैं बड़े फख्र से कहती हूँ हाँ मैं औरत हूँ, मुझे अपने औरत होने पे फख्र है, और कोई मुझे बेटा ना कहे, क्योंकि आज भी जब मेरे खानदान में कहते हैं सीमा हमारी बेटी नहीं बेटा है, तो आई ऑब्जेक्ट, डू नॉट कॉल मी बेटा, क्योंकि मैं बेटी हूँ, इसी वजह से मैं मुनफरिद हूँ और मैं अलग हूँ, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो शायद मेरे भाई नहीं कर पाए, मैं उनसे ज्यादा बेटर कर। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात की कि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि कोई सपोर्ट करने वाला होता है तो बेटी नहीं बेटा, तुम बेटा बनकर करो। तो ये आपने बहुत अच्छा, आई एम सो हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया इस चीज को। भाई वी आर नॉट बेटास, वी आर बेटीज, ठीक है, वी आर इंडिविजुअल्स, हम हमारी अपनी शनाख्त है। तो बिल्कुल आपकी ये चीज आपने बहुत अच्छे से आपने सारा एक्सप्लेन किया, आपकी जर्नी किस तरह हुई। और जर्नी की आपने जब बात की तो दो तीन चीजें तो यहीं पर मैं देख रही थी कि एक आपका था बीइंग बोर्न अ वुमन, फिर दूसरा बीइंग बोर्न इन अ माइनॉरिटी फैमिली, फिर तीसरा बीइंग बोर्न इन अ लियारी फैमिली, ठीक है। तो ये तीन सोशल इंडिकेटर्स यहीं पर नजर आ गए कि जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जन्म लेती है और जिस तरह से आगे जाती है। क्योंकि मैं जब देखती हूँ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो डिस्क्रिमिनेशन है क्या बेसिकली, क्या ये जेंडर की वजह से होता है, या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से होता है, या इनकम की वजह से होता है, या किन चीज की वजह से होता है? आप डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं यहाँ पर? व्हाट डू यू थिंक इज डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के आगे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? थोड़ा सा आप उसके ऊपर। ज़ीबा, सबसे पहले तो खैर मैं तो डिस्क्रिमिनेशन के लेवल्स बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप से, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के ब्रॉडर लेवल पे देखती हूँ, तो मुझे नजर आता है कि सबसे पहला जो मसला है वो क्लास का है। डेफिनेटली योर इकोनॉमिकल लेवल काउंट्स। आपका जो क्लास लेवल है, क्योंकि बेशतर जिन मसाइल्स पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे सारी दुनिया काम कर रही है, नेशनली, इंटरनेशनली, इवन हमारी जो इकोनॉमिकल वेल टू डू फैमिलीज भी काम कर रही हैं, तो देखिए सारे उन मसाइल्स पे काम किया जाता है जो कि ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड पे जो हैं वो ज्यादातर पुअर फैमिलीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और पसमानदा तबकात हैं। और मजे की बात यह कि हम पसमानदा तबकात के लोग ही सबसे ज्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा डेवलप किया गया है कि हम उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। क्योंकि मैं तो 90% इश्यूज देख रही होती हूँ कि ये क्लास वॉइस है, क्योंकि अपर क्लास का इशू नहीं है कि वो फीमेल्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करें, अपर क्लास का इशू नहीं है कि वो एजुकेशन से रोकें, अपर क्लास का ये इशू नहीं है कि औरतें या लड़कियां अकेली बाहर आएंगी या जाएंगी, नहीं करेंगी। अपर क्लास का ये इशू नहीं है कि कौन सी चीज आपको मिलनी चाहिए, नहीं, क्योंकि उनके पास तो इनफ है, वो बेटों को भी सर्व कर सकते हैं, बेटियों को भी सर्व कर सकते हैं। और रही बात वायलेंस की, तो वायलेंस वही होता है जहाँ आपके पास अवेयरनेस नहीं होती। जैसे मैंने अपना कहा कि मुझे लगता था मैं लड़की हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, मैं हिंदू हूँ, बात नहीं कर सकती, लेकिन जब आई केम टू नो कि एक्चुअली आई हैव राइट्स, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन स्पीक, तो उसके बाद अचानक मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और जब मैं लोगों से, आज भी अगर मैं किसी से ये कहूँ कि नहीं ये तो मेरा हक है, ऐसा नहीं ऐसा, तो कभी भी वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जब हम उसको लॉस में डिस्क्राइब करते हैं, जब हम उसकी पॉलिसीज डिस्क्राइब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उससे आगे के सवालात नहीं है कि हम अगर किसी मुल्क के सिटीजन है और उस मुल्क का कानून उसे हक देता है बराबरी का, तो कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता। तो रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें मुख्तलिफ लेवल से, खास करके मैं जेंडर की बात करूंगी, जहाँ इंसान को अवेयरनेस नहीं होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में औरतों को जो है वो माइनॉरिटी कहा जाता है, और इट इज काउंट सेकंड जेंडर, ठीक है।
जबकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औरतों की पॉपुलेशन जो है मोर देन मैन है, मर्दों से ज्यादा रही है, कभी 51% तो कभी 52%। लेकिन हम पहली ऐसी माइनॉरिटीज हैं जो अक्सरियत में होते हुए भी माइनॉरिटीज है, बीइंग अ वुमेन। तो मेरे ख्याल से यहीं से हम अंदाजा कर सकते हैं कि औरतों के साथ किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। औरत पढ़ी लिखी हो ना हो, उसका इक्वल स्टेटस हो या ना हो, वो हमेशा ही सेकंड काउंट की जाती है। मर्द चाहे आपसे एजुकेटेड कम हो, उसका वर्किंग स्टेटस आपसे कम हो, या वो आपसे स्किल्स में या किसी भी हवाले से कम हो, लेकिन क्योंकि ही इज कनेक्टेड विथ यू एज अ पार्टनर, या आपका भाई है या आपका वालिद है या आपका बेटा है, प्रायोरिटी हमेशा जो है वो मर्दों को दी जाती है, औरतों को हमेशा बैक पे रखा जाता है। मैं अगर अपनी मिसाल दे दूं तो आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली सिंस लास्ट मैनी ईयर्स, एंड इवन मैं अपनी पूरी फैमिली को सर्व कर रही हूँ, अपना पूरा घर चला रही हूँ। लेकिन आज भी अगर डिसीजन की बात आती है या कोई भी इस तरह का मसला आता है, तो उसमें चाहते ना चाहते हुए भी मेरे भाइयों को आगे रखा जाता है। इवन जब मैं ये मकान किराए पे ले रही थी, तो वहां पे भी मकान मालिक, अव्वल तो खैर हिंदुओं के लिए ये भी बड़ा मसला होता है कि आपको कौन से इलाकों में घर दिया जा सकता है नहीं, तो मकान मालिक की शर्त ये थी कि हम औरतों के साथ डील नहीं करते, आप अपने घर के किसी मर्द को। तो मुझे अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई के नाम पे करवाना पड़ा। आज भी जब कोई मसला हो, मकान मालिक अगर बात करता है तो वो कहता है भाई से बात करवा। तो मतलब ये इस तरह की देखिए है तो बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरे मकान मालिक को भी पता है कि ये बच्ची जो इस घर में अर्निंग करती है, ये पे करती है, लेकिन बस उसका एक एटीट्यूड है जो वो चाहते हैं और मुझे वैसे करना पड़ता है क्योंकि इट्स माय कंपल्शन। तो इस सोसाइटी के अंदर आपको इतनी छोटी सी बात के लिए भी मर्दों को आगे लाना पड़ता है, तो आप इसी से अंदाजा कर लें। क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि मर्द जो है औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा नजरिया हमेशा से ही डिफरेंट रहा इस हवाले से, क्योंकि जब लियारी के अंदर ऑपरेशन होता था और जब पुलिस की, रेंजर्स की वहां पे मॉनिटरिंग चलती थी या कोई भी इस तरह का मसला होता था, तो जब लड़कों को या जेंट्स हजरात को मालूमात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आना पड़ता था, तो अक्सर ये होता था कि मर्द जो है घरों के अंदर बैठते थे, कहीं गायब हो जाते थे और औरतों को आगे करते थे। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा ये अलमिया है कि औरतों पे डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जाता। तो मैं तो अक्सर ये कहती थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम औरतें जो है मर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जब पुलिस की या कोई भी इन्फोर्समेंट की बात होती है और वहां पे कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, चाहे कजन्स हो, मोहल्ले के जेंट्स हो, तो औरतों को आगे किया जाता है कि आप आगे आए, आप बात करें, वरना वो हमारी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट उठा के ले जाएंगे या फिर उनकी बात ही फिजिकली होगी, वर्बल तो होगी नहीं। लेकिन जब औरतें आगे होती हैं तो वो वर्बली बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मुझे तो इस पे भी बड़ी हैरत हो रही कि हु प्रोटेक्ट, लेकिन लेकिन हमें ये कहा जाता है कि मर्द जो है औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, मर्द जो है औरतों का साहिबान है, होंगे। मैं तमाम मर्दों को इक्वली नहीं काउंट करती, बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। और मुझे मर्दों के हवाले से, क्योंकि मेरी फैमिली जिस तरह की थी तो बहुत डिफरेंटली रखा गया। लेकिन जब मैं इस दुनिया मतलब इस वाली लाइफ में, जिसको मैं कहती हूँ कि डेवलपमेंट सेक्टर में जब मैं आई, मेरी अवेयरनेस जनरेट हुई और मुझे पता चला इस हवाले से कि नहीं भाई ये मसले हैं, तो यहाँ पे मेरा परसेप्शन और भी चेंज हुआ कि भाई मर्द भी कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिससे औरतें जो है इतना घबरा के कोनों में बैठ जाएं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बेसिकली ये माशरे की डेवलप की हुई चीजें हैं कि जिसमें औरतों को, खास करके मैं समझती हूँ कि वही बात है कि गरीब फैमिली हो, पुअर फैमिली हो, उन्हें इनसिक्योरिटीज रहती हैं लड़कियों को और औरतों को लेकर। तो मैंने ये चीज फील की है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, इवन विद इन फैमिली। मतलब ये है, आप चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो जाएं, आप चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको हर चीज के लिए इस माशरे के अंदर आपको सेकंड ही काउंट किया जाएगा।
आपसे हमेशा, क्योंकि मेरा तो ये भी नजरिया है कि जब औरत शादी कर लेती है, उसकी एक मैरिटल स्टेटस होता है, तो उसको, और वो प्लस वर्किंग वुमेन होती है, तो उसको बाहर का काम देखना है, घर का काम देखना है, बच्चों को देखना है, फैमिली में सास ससुर को देखना है, हस्बैंड को देखना है, और प्लस बाहर का काम भी करती है। और अगर वो कहे कि मैं थक गई हूँ, तो उसे कहते हैं, हम थोड़ी कहते, तुम्हें शौक है बाहर जाकर काम करने का। ये बहुत और अगर वो इश्यूज, हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत और ऐसे, अगर वो जी जी प्लीज। जी जी, ये बहुत ऐसे इश्यूज मैंने ये भी देखे कि इस चीज का जो है ना, एक ब्लेम एक औरत को उसके शोल्डर्स पर एक गैरत का भी शायद डाला जाता है, कि एक फैमिली का ऑनर जो है एक औरत के कंधों पर डाल दिया जाता है, कि बिकॉज ऑफ हर आवर फैमिली सैंक्टिटी, उसकी वजह से शायद बची हुई है। तो ये मेरे ख्याल में इट्स टोटली अनफेयर, क्योंकि जो हर बंदे की अपनी गैरत अपनी होती है, किसी भाई की गैरत बहन पर नहीं होती, भाई की गैरत अपनी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन है, और इस पर तो बहुत ही हमें घंटे लग जाएंगे इस चीज के ऊपर हमें बात करने का। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी एक सेशन सोचा हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन की और अटेंडेंस की, क्योंकि मैंने ये देखा है कि सोशल इंडिकेटर्स तो हमें ये दिखाते हैं कि लड़कियों की जनरली एनरोलमेंट लड़कों की निस्बत कम होती है स्कूल्स में। उसमें एलिमेंट्री आ जाए, सेकेंडरी आ जाए, प्राइमरी आ जाए, 16 इयर्स के बाद तो कंपलसरी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए और स्ट्रगल होती है। अच्छा, लेकिन अब ये तो वो इनरोलमेंट रेशियोज हैं जो मैं बता रही हूँ, जो अवेलेबल होती हैं आपके मुख्तलिफ महकमों के साथ, इवन महकमा तालीम के साथ भी ये अवेलेबल होती है, जो कि वर्ल्ड बैंक भी इसको कोट करते हैं। मेरा अब सवाल ये है कि जब माइनॉरिटी गर्ल स्टूडेंट्स जब ये स्कूल्स में जाती हैं या कॉलेजेस में जाती हैं, इनके लिए कोई ये डेटा रख रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देख रही है कि इनरोलमेंट ड्रॉप आउट रेशियो क्या है माइनॉरिटी गर्ल्स का, या इवन चलो माइनॉरिटी गर्ल्स का नहीं, माइनॉरिटी बॉयज का भी। तो कोई इस किस्म का कोई डेटा कोई देख रहा है कि इनकी क्या इनरोलमेंट है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो माइनॉरिटीज के लिए भी रखी हुई है 25A आई थिंक, जो हमारा आर्टिकल है। तो आपके कोई नॉलेज में है कोई ऐसी चीज जो कि ये चीज मॉनिटर करे इनके इनरोलमेंट? नहीं जीबा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन का जो रेशो है या स्टैंडर्ड या सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एनरोलमेंट हो जाती है, उसको जनरल परसेप्शन में देखा जाता है। उसमें हरगिज़ इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि हम ये वॉच कर सकें कि उसमें माइनॉरिटीज कितनी हैं, फिर प्लस उसमें गर्ल्स कितनी हैं, फिर उसमें बॉयज कितने हैं। इस चीज को आई डोंट थिंक कि कभी भी इट हैपेंस कि किसी भी इदारे ने या इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज को वॉच किया गया हो कि वो कोई स्टैटिस्टिक्स दे सके कि कितने जो है माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदू क्रिश्चियन कोई भी हो, उनकी कितनी एनरोलमेंट है पाकिस्तान की सतह पे, सूबे की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का हमें कोई डेटा मिलता है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन, इवन के जो ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटीज पे भी काम कर रही हैं, उन्होंने भी माइनॉरिटीज के बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पे भी काम हो रहा है। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने इस चीज को फोकस किया है कि हम इसका स्टैटिस्टिक्स निकालें। और अगर हम निकालते भी हैं तो भी मुझे लगता है बहुत ही कम, क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान में जो आबादी है पूरी माइनॉरिटीज जो भी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, दैट मेक्स 4%। तो आप अगर में देखें कि जो 4% बनाती है, उस 4% की क्या कैलकुलेशन, क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या डेटा डेवलप हो सकता है। क्योंकि फिर वो माइनॉरिटी भी अपने आप में, क्रिश्चियन एक अलग कम्युनिटी है, हिंदू एक अलग कम्युनिटी है, सिख एक अलग कम्युनिटी है, बहाई एक अलग कम्युनिटी है, इस तरीके से और भी छोटी छोटी रिलीजियस माइनॉरिटीज मौजूद है, जो सब मिला के 4% बनती है। तो मुझे जहां तक पता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है, और ना किसी इदारे ने स्पेशली इस पे काम किया है। क्योंकि अनलेस के आपको पता हो कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल में इनरोल्ड हैं,
और फिर जाहिर है कि जो स्कूल में जो तालीम जो दी जा रही है कि ये वो उनके मुवाफिक भी है या नहीं, उनके कंपेटेबल भी है या नहीं, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ इस्लामियत पढ़ाई जाती है स्कूलों में, लेकिन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए एक खास टीचर उनके लिए रखा गया फॉर एथिकल स्टडीज, लेकिन वो भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आई एम श्योर कि अनलेस ये डेटा ना हो तो आपकी पॉलिसी मेकिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट होता है। तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू है जी। एक्चुअली माइनॉरिटीज के मेरे ख्याल से इश्यूज ही इतने चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के बिहाफ पे हो, सोसाइटी के बिहाफ पे हो, या इकोनॉमिकली बात पे हम बात करें, तो उन इश्यूज जो मेजर इश्यूज हैं उसी को ही अगर हम देख लें तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है, क्योंकि डेटा स्टैटिस्टिक्स तो उस वक्त डेवलप होगा जब हमारी अपनी कम्युनिटीज, खास करके मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूंगी, कि वो इतनी विलिंग हो कि उनकी कम्युनिटी की खवातीन या लड़कियां जो है वो एजुकेशन हासिल करें। जेंट्स भी, लड़के भी जो है एजुकेशन वही हासिल कर पाते हैं जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो जहाँ एक माँ बाप जो है किसान है, मजदूर है, और उनके 8-8 10-10 बच्चे हैं, तो आप अंदाजा करें कि वो अगर उनको 2 वक्त का खाना भी दे दें तो बड़ी बात है। तो उनके लिए एजुकेशन वाले साइड पे जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, उनको तो 2 वक्त का खाना भी जो है मुहैया नहीं हो पाता, उनको जो है उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो पाती, और वो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी है मजदूरी पे लगा लेते हैं ताकि 2 पैसे आ जाएं और वो 2 वक्त का जो है खाना खा लें। तो मेरे ख्याल से अगर हम एजुकेशन की डेटा के हवाले से बात करेंगे तो शायद उस पे हम कोई खास डिस्क्रिप्शन ना दे पाए और कोई भी ऐसा ऑथेंटिक चीज हम ना निकाल पाए। हाँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इश्यूज हैं, चाहे वो आप माइनॉरिटीज को लेके कहें या जेंडर बिहाफ पे करें, तो वो बहुत सारे इश्यूज मौजूद हैं। क्योंकि रिसेंटली मेरी एक डिस्कशन हुई स्पेशली हिंदू कम्युनिटीज की बच्चियों के साथ जो कि स्कूल गोइंग्स थी, कॉलेज गोइंग्स थी, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रही हूँ, जर्नली भी मैं जब इस हवाले से बातचीत कर रही होती तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हूँ, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसमें मैंने बच्चियों से खुद फेस टू फेस बात की। और कम अज कम मेरे दौर में और इस दौर में जब मैं बात कर रही हूँ तो इट इज क्वाइट डिफरेंट, यानी कि एक 8-10 साल का जो डिफरेंट आ रहा है। तो 8-10 साल पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या है, कि आप यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, आप कॉलेजेस में क्या हो रहा है, आप स्कूल में क्या हो रहा है, और आपकी बच्चियां जहां हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, जहां हम 21वीं सदी में एजुकेशन तो इतनी आम है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखें तो वहां पे 0 इलिटरेसी है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे हम कहेंगे कि वो अनएजुकेटेड है। तो हम इस बात से अंदाजा कर लें, अभी तक तो हम इस बात की जंग लड़ रहे हैं कि आइदर खवातीन और लड़कियों को बाहर जाना भी चाहिए या नहीं, तालीम तो दूसरी बात है, लड़कियों को ये करना भी चाहिए या नहीं। मतलब अगर हम ऑनर किलिंग की बात कर लें तो अगर मतलब अभी मैंने एक वाक्य पढ़ा था अखबार में, पेशावर साइड से रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्ट उसका बच्चियों का नाम नहीं पता, लेकिन वो कैपी के साइड पे था, जहाँ पे 2 छोटी टीन एज बच्चियां या 8 या 10 साल या 11-12 साल की बच्चियां थी जो शादी में जो है वो नाच करने लग गई, ठीक है, और नाचते हुए उनको अचानक डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनको गैरत के नाम पे कत्ल किया जाएगा, ऑनर किलिंग है, क्योंकि इन्होंने सबके बीच में नाच किया। और वो बच्चियां थी, छोटी बच्चियां, जिस उम्र में उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका गुनाह क्या है या उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख भी होता है कि ऐसी मासूम बच्चियां जिनको ये भी नहीं पता कि अगर उनकी बदले की शादी की जा रही है तो क्यों की जा रही है, उन्हें सजा दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, उनका मजहब चेंज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, वो अचानक अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं क्यों कर दी जाती हैं, किसी अनजान शख्स के साथ उससे रवाना कर दिया जाता है, जिन्हें लफ्ज शादी का मतलब तक नहीं पता कि बेसिकली शादी होती क्या है, सिवाय इसके कि मेकअप करना, तैयार होना, एंजॉय करना, इससे ज्यादा वो इस बात का मतलब भी नहीं समझती। तो हम एक ऐसे
ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे अभी तक तो ये फैसला नहीं हो पाया कि लड़कियों को बेसिकली किस चीज की इजाजत है और किस चीज की इजाजत नहीं है। तो वहां पे अगर हम इस तरह की मतलब सोच रखें कि लड़कियां ये कर सकती हैं वो कर सकती हैं, मैं समझती हूँ कि अगर हम क्लास की बात करें तो अगर उस क्लास की बात करें तो अपर क्लास में या वेल टू डू फैमिलीज में ये इशू नहीं है। वहां आपको हर लड़की हर औरत पढ़ी लिखी नजर आएगी, बड़ी कॉम्पिटिटिव नजर आएगी। वो बाहर से पढ़कर भी आ रही हैं या इस मुल्क में या इस सूबे में या इस शहर में भी पढ़ रही हैं तो बहुत आला इदारों से पढ़ रही हैं। उनका लेवल जो है बिल्कुल चेंज है। और अगर हम गरीब फैमिलीज में हम जैसी चंद एक, जिसमें मैं अपनी मिसाल भी देती हूँ या मेरी जैसी और भी बहुत सारी, तो हमें तो पढ़ने के लिए भी जो अपने ही घर से बगावत शुरू करनी पड़ती है, अपनी ही फैमिली में बागी होना पड़ता है, तब कहीं जाके शायद इस लेवल पे पहुंच पाते हैं कि हम कुछ करें। और जिस लेवल पे मैं बैठी हुई हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं तो अपने आप को बहुत 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 ज्यादा खुश नसीब समझ रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से कैसे किस तरीके से ये एक अचानक से प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मैं एक्सप्रेसिव हूँ, जहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं चीजों को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारी खवातीन, इवन मैं अपनी फैमिली की बात कर लूँ, मैं अपनी सिस्टर की बात कर लूँ, मैं अपनी कम्युनिटी की औरतों की बात कर लूँ, जिन्हें ये तक भी नहीं पता कि भाई वो भी इंसान है, उनके भी कोई राइट है। क्योंकि हम इंसान पहले हैं, औरत बाद में है। लेकिन उन्हें सिर्फ ये पता है कि हम औरत हैं, हम लड़की हैं और हमारे लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो रस्मों रिवाज के नाम पे हो, चाहे वो सोसाइटी के नाम पे हो, चाहे वो फैमिली की पॉलिसी हो, फैमिली के अपने टर्म्स हो। उन तमाम लेवल्स पे औरत को सिर्फ और सिर्फ एहतराम करना है, उन्हें हमेशा सर झुकाना है, चाहे वो बच्ची 2 साल की हो या 20 साल की हो या 52 साल की हो या 92 साल की औरत हो। जब भी बात जेंडर की तो उसको हमेशा बड़ों की सुननी पड़ेगी और वो बड़े होंगे उनके घर के जेंट्स, यानी कि शादी से पहले वो बाप की सुनेगी, फिर थोड़ी बड़ी होगी तो भाइयों की सुनेगी, शादी होगी तो हस्बैंड की सुनेगी, और जब उसके बच्चे होंगे तो उसको अपने बेटों की सुननी पड़ेगी। लेकिन उसकी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, अगर कोई सुनेगा भी तो सिर्फ इस हद तक कि घर को कैसे चलाना है, रस्मों रिवाज को कैसे फॉलो करना है, आपको माँ का रोल कैसे अदा करना है, आपको सास का रोल कैसे अदा करना है, और आपको अपना एक पावर अगर जताना है तो वो पावर आप सिर्फ औरतों पे जताएं, बीइंग अ सास, कि आप घर की बड़ी हैं, आप सबको फॉलो करें, आप सबको वॉच करें, और आप औरत होते हुए भी हमने आपको ये पावर दिया, आप माँ हैं, आप सास हैं, आप बड़ी हैं, तो यू कैन डील दैट लेडी जो आपके घर में आई है। क्योंकि जो हम आपके साथ करें वो आप हमारे साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन यस यू हैव राइट कि आप इनके साथ कर सकते हैं, तो वो भी करती है। हम इस मैं चीज ये को भी भी देख देखती रहे हूँ कि होते हैं इस अगर तरीके से। आप लिटरेचर को भी देख लें या आजकल के जो ड्रामे भी जो आ रहे हैं जिस तरह के, उसमें भी बस यही एक कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है, घर है, एक बंदा है, दो चार बीवी है, सास है, बहू है, इससे ज्यादा आगे निकलती ही नहीं है। कोई भी प्लॉट वगैरह आप देख लेना, तो दिस इज समथिंग वेरी डिग्रेडिंग टू वुमेन, जो मुझे जो लगता है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए और बहुत गलत है इस तरह का पोर्ट्रेल कि आप इन दायरों से निकलने कब देंगे आप खवातीन को। अच्छा चलो, अभी तो हमने बात की एक्सेस की, बात की कि कुछ कम्युनिटी की तरफ से हर्डल्स आती हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना, कुछ फैमिलीज की तरफ से भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन चले वो तो एक अलग डिस्कशन होगी। लेकिन अब जो मसला आता है कि वो जो लड़कियां या वो बच्चियां जो स्कूलों में जो चली जाती हैं या जो वहां से क्वालिफाई होकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो पहुंच जाती हैं, उनको किस किस्म का सामना, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनकी क्या नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है? आप थोड़ा उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ। जीबा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पे चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, हमारे जो करिकुलम है उस करिकुलम में जिस तरीके से मजहब को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि पहले तो ये होता था कि हम किताब दीनियात पढ़ते थे, और अब जो है हम इस्लामियात पढ़ते हैं, और फिर हम सोशल स्टडीज की बात करते हैं, हम अपने इंग्लिश का लिटरेचर ले लें, हम उर्दू की किताबें उठा लें, उसमें जब भी कोई मौजू या कोई भी मजमून मजहब से रिलेटेड होता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है।
ना काम करता है, काफिर हमेशा बुरा होता है, और काफिर जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज में होते हैं। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, उसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी आ सकते हैं। और खास करके जब हमारा मुल्क बना तो वो दो कौमी नजरिए पे था, और वो दो कौमी नजरिया इन मज़ाहिब पे ही था। तो ये जब बातें पढ़ाई जाती हैं तो वहां पे सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, और उन्हें थोड़ा डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाता है। और उसको नॉर्मली इसलिए लिया जाता है क्योंकि इतने यूज टू हो चुके होते हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इन तमाम बातों को लेकर, कि उस वक्त हमें फील नहीं हो रहा होता कि एक्चुअली ये किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है। ये बहुत बाद में हमें समझ में आता है, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से भी, क्योंकि मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, मेजोरिटी जो कह रही होती है, तो हमें लग रहा होता है कि अच्छा ऐसा है, हम अपने आप में ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अपने आप में ही गिल्ट फील कर रहे होते हैं, और अपने आप में ही एक मतलब अजीब व गरीब सिचुएशन में मुब्तला हो जाते हैं। और घर में डिस्कस करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है, वो जो भी कहें, आपको कोई जवाब नहीं देना, कोई बहस नहीं करनी, वो जो कहते हैं बस आप इग्नोर करें। और ये एक रवैया डेवलप हो जाता है। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में खामोश रहना सिखाया जाता है, और प्लस उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी अपनी फैमिली होती है, कि हमारे घर में जब हम ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो घर वाले भी कहते हैं चुप, आपको नहीं बोलना इस पर। तो फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें नहीं बोलना। रही बात, अगर अब हम आते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, या गर्ल्स और वुमेन को जो है एजुकेशन सिस्टम में या जॉब में किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है, तो डेफिनेटली जेंडर हमेशा टारगेट रहा है, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में। तो औरत के लिए एक बड़ी वल्नरेबिलिटी तो यही है कि वो औरत है, और फिर उसकी सेकंड वल्नरेबिलिटी ये होती है कि वो मेजोरिटी से ताल्लुक नहीं रखती, उसका मजहब जो है मेजोरिटी से अलग है। अब वो किस मजहब से ताल्लुक रखती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से, क्योंकि मैं समझती हूँ हिंदू कम्युनिटी या दीगर माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो वैसे ही अपने आप में बहुत सहमी सहमी रहती हैं, और इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करती जिस तरीके से दूसरे मेजोरिटी के लोग करते हैं। तो उसमें जब एक औरत की बात आती है जिसे घर से ही सिखा दिया जाता है कि आपको नहीं बोलना, आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी, तो वहां पे लड़कियों के साथ किस हद तक मामलात हो जाते हैं उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको वो स्टोरीज बताना चाहूंगी जो बच्चियों ने मेरे साथ शेयर की, और जो उनके साथ मामलात होते रहे हैं। कि पहले हमारे वक्त में तो ये था कि चलें, जब मैं कुछ साल पहले तक स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थी, या मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा, तो वहां पे मेरे लिए सबसे बड़ा दुख ये भी था कि मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि आपको हर दूसरा तीसरा बंदा पहले तो ये पूछता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, आप अपना मजहब क्यों चेंज नहीं करते, आपकी नेचर इतनी अच्छी है, आप इतनी अच्छी हैं, और आप देखें मजहब को इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो हम तो नहीं चाहते कि हमारी जो दोस्त है, हमारी जो फेलोज है, हमारी जो कलीग है, वो जो है जन्नत में ना जाए। तो मैं नहीं समझती कि स्कूल गोइंग कोई भी लड़की, कोई भी औरत, जिसको इवन लड़की क्या, जो लड़के हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे काम करते, कहीं भी उसको लाइफ में किसी ने भी जो है वो मजहब चेंज करने की राय ना दी हो, या उसे इनवाइट ना किया हो, और उसे मोटिवेट करने की कोशिश ना की गई हो। हर किसी को, मैं समझती हूँ, मेरी जिन जिन से बात हुई है, कोई भी इस बात से डिनाई नहीं करेगा, हर कोई इस बात की हामी भरेगा कि हाँ, उसे मजहब चेंज करने की दावत दी गई है। क्योंकि मेरी जब भी जिनसे बात हुई है इस मौजू पे, चाहे वो मर्द हो, औरतें हों, लड़कियां, लेकिन औरतें और लड़कियां इस बात का ज्यादा टारगेट होती हैं, क्योंकि औरत और लड़की को उसके जेंडर के बिहाफ पे जो है नापा जाता है, और फोर्स कन्वर्शन या किडनैपिंग या एब्डक्शन है, हिंदू कम्युनिटी का एक मेजर इशू है इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध के अंदर जो है, आप अगर देखें तो हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा आपको जेंडर बिहाफ पे अगर बात करेगी तो वो फोर्स कन्वर्शन की करेगी, फोर्स मैरिजेस की करेगी। उसकी वजह ये है कि चाहे वो 12 साल की बच्ची हो या 42 ईयर्स ओल्ड वुमेन हो, अचानक से गायब हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो सब ये पता चलता है कि भाई
उसने मजहब तब्दील कर लिया है और उसकी फला बंदे से शादी हो गई है। तो इस तरह के वाकयात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, और क्योंकि मैं खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ तो मैं इन केसेस को बहुत क्लोजली देख रही होती हूँ, जहाँ पे इतने ट्रॉमा में होती हैं वो फीमेल्स या वो लड़कियां जिनके आसपास इतना बड़ा घेराव किए हुए लोग होते हैं, और वहां पे वो बच्ची या वो औरत जो है वो अगर कोर्ट में अपीयर होती है, लोगों के सामने होती है, तो कह रही हाँ मैंने अपनी मर्जी से जो है वो मजहब चेंज किया है और अपनी खुशी से शादी की है। तो मैं समझती हूँ कि गन पॉइंट पे या डरा धमका के तो कोई मुझे भी कहेगा तो मैं भी शायद कुछ भी कर लूं। तो इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो उसमें अगर जो इंसान डरा हुआ होता है, मैं सिर्फ गैर मुस्लिम की नहीं, मुस्लिम्स की भी बात करूंगी, वहां पे आप देखें कि जब किसी को डराया धमकाया जाता है या किसी किस्म की थ्रेट्स होती हैं तो वो भी जो है अपने इंसाफ या अपने राइट्स की बात से बैक हो जाते हैं। तो इस जगह पे अगर हम इस तरह के मामला देखते हैं तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे पहले लड़कियां लड़कों को जो है उनके मजहब पे सवाल किया जाता है कि आपका मजहब क्या है, आप लोग क्यों इतने सारे गॉड और गॉडेस को मानते हैं, आपका मजहब क्यों इस तरीके से डिफरेंट है, आप क्यों मुस्लिम नहीं हो जाते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस होता है वो है जो इनवाइटिंग टू दी माइनॉरिटीज कि आप अपना मजहब चेंज करें, कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो ये आता है। दूसरा करिकुलम के हवाले से कि करिकुलम में जब ये बताया जाता है कि हिंदू पार्टीशन से पहले क्या थे, उन्होंने क्या किया, हालांकि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो वहां पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जिसमें हम खुद भी शामिल हैं कि जो इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं और सिंधु से जो है वो हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से एक हिंदू जो है एक रिलीजियस काउंट हो गया। लेकिन सिंध धरती से वो आज तक इस हद तक जुड़े हुए हैं कि आज भी हमें कोई कहता है कि आप लोग हमें कंसिडर करते हैं, वी डू नॉट, कि हम हिंदू हैं तो हमारा वतन हिंदुस्तान है, तो आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते, आपका तो मुल्क ये। तो हम कह के थक गए कि भाई हमारा मुल्क इंडिया क्यों, हम तो पार्टीशन से पहले भी हमारे आबा और अजदाद यहाँ रहते थे, पार्टीशन के बाद भी यहाँ रह रहे हैं, और हम आज भी इस रूट से जुड़े हुए हैं। और इवन हमें जब कोई कहता है कि आप इस मुल्क से चले जाएं तो हम इस मुल्क से नहीं जाना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हम यहाँ के शहरी हैं। तो हमें बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये एक जेस्चर दिया जाता है कि हिंदू है तो उसका ताल्लुक हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान से हैं। तो बहुत दुख होता है, हमें लोगों को बार बार समझाना पड़ता है कि नो, वी आर नॉट इंडियन, वी आर पाकिस्तानी। ये भी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें रिलेट किया जाता है। और फिर अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी सिचुएशन गुड और बैड हो या कोई भी ऐसी बुरी बात हो तो तब भी लोगों का हमें सस्पिशियस नजरों से देखना। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स दौर की भी बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त की बच्चियों की भी बात कर रही हूँ। जिन बच्चों से मेरी बातचीत हुई वो आज भी ये फील करती हैं कि हाँ, जैसे कि इस वक्त जो लॉ का मसला चल रहा था मुस्लिम लॉ के हवाले से इंडिया में, तो उस कानून के तहत जो मसले चल रहे थे, तो उस चीज को जो है यहाँ पे जब क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे बच्चे जब डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में या एक पॉलिटिकल वे में उनकी डिबेट्स होती हैं, क्योंकि अब तो इंटरनेट सोशल मीडिया इतना आम है कि हर इशू जो है क्विकली आपके पास पहुंच जाता है और लोग जो उसे ज़ेरे बहस ले आते हैं। तो उसमें भी जब डिस्कशन होती है तो इस तरह के मौज़ूआत पे जो है इस तरह का जेस्चर देना कि अगर मैं ये भी कहूँ कि नहीं भाई मैं तो यहाँ इसी इशू के साथ हूँ, तो उसके लिए शायद मैं अपनी कुर्बानी भी दे दूं, तब भी उस बात पे शायद वैसे यकीन डेवलप नहीं हो सकता जैसे कि होना चाहिए। तो ये भी एक अलमिया है बच्चियों के साथ। और सबसे बड़ा मसला ये है हरासमेंट, जो कि मेजोरिटी के साथ भी होता है और माइनॉरिटीज के साथ। लेकिन माइनॉरिटीज के साथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है कि अगर मेजोरिटी की खवातीन के साथ हरासमेंट होती है तो वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और अपने आसपास के लोगों को अगर मदद के लिए बुलाए तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर माइनॉरिटीज की खवातीन के साथ मसला हो और वो कोई उसे प्रपोज करे और वो उसे डिनाई करे तो उसे धमकियां दी जाती हैं, उसे अगवा करने की धमकी दी जाती है, उसकी फैमिली तक पहुंचने की धमकी दी जाती है। इवन
इन सम केसेस इतनी डेयरिंग होती है कि उनकी फैमिली में भी जाके उनको थ्रेट्स दी जाती हैं। तो मतलब आप ये देख लें कि हिंदू कम्युनिटीज या माइनॉरिटीज की खवातीन की जो मामलात हैं वो एक जगह महदूद नहीं है, कि क्योंकि वो माइनॉरिटी से हैं और लोगों को पता है कि भाई क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग हमारा, तो उन बच्चियों को लेकर उनको चेज करते हुए, उनके पीछा करते हुए उनकी फैमिली तक भी पहुंच जाते हैं। और बच्चियां जो हैं वो इस हद तक डरी सहमी रहती हैं। उसका सबसे बड़ा मसला जो मैं फैमिली को भी काउंट करूंगी, क्योंकि फैमिलीज जो हैं अव्वल तो चाहती नहीं है कि बच्चियां जो हैं पढ़े, और जो फैमिलीज वो चाहती हैं कि बच्चियां पढ़ लें तो उनके घर में एक ये वाला परसेप्शन होता है कि आपको बहुत संभल के चलना है, आपको जो है बहुत अलर्ट रहना है, हमें कोई भी इस तरह की बात ना सुनने में आए कि हमें आपकी तालीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो आप देखें फीमेल्स हैं और बाहर जब वो आती जाती हैं, रास्ते से गुजरती हैं, और वो इस चीज को फिर बताती नहीं है। और लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि, क्योंकि अगर देखें अगर फैमिली को ही थ्रेट देना शुरू कर दें, तो कभी फैमिलीज ने पुलिस में रिपोर्ट किया है, कोई एफआईआर कटी है? पुलिस का कैसा रवैया होता है ऐसे केसेस को रजिस्टर करने में? मैं ज़ीबा इस बात पे सिर्फ ये कहूंगी कि जब फोर्स कन्वर्शन या एब्डक्शन वाले वाकयात होते हैं जिसमें ये बात तो बात की होती है कि भाई लड़की अपनी मर्जी से गई है या नहीं गई, ठीक है, उन मामलात में भी हमने देखा है कि पुलिस का रवैया जो है वो डिफरेंट होता है। अक्सर ये समझाया जाता है कि भाई आप जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आपकी बच्ची खुशी से गई है, अपनी मर्जी से गई है। और फिर वो बच्ची जब डरी सहमी कहीं से, अव्वल तो उसे सामने लाया नहीं जाता, और अगर वो सामने आती है तो जिस अंदाज में बात कर रही होती है, मैं समझती कोई इमेच्योर बंदा होगा या बच्चा होगा वो भी समझ आएगा कि वो किस ट्रॉमा में खड़े होकर स्टेटमेंट दी है इस वक्त। तो पुलिस वालों का रवैया भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। इवन मैं अगर विद्या नामी एक बच्ची है जो कि 20 मई को गायब हो गई कराची से, मारीपुर के इलाके से, और उसके लिए हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, हमने बहुत ज्यादा आवाजें उठाई। इवन अब जो है इसको ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट भी उसको ऑन कर रहा है, उस केस को देख रहा है। आज भी जब इवन कल भी मेरी उस फैमिली से बात हो रही थी, आज भी बात हो रही है। इट्स मोर देन 1 ईयर। आप 2019 की बात कर रहे हैं, 20 मई 2019 से वो बच्ची गायब है, जिसमें लोगों को ये शक है कि हो सकता है वो बच्ची अपनी मर्जी से गई हो, वो अपनी मर्जी से उसने कहीं शादी कर ली हो। और लेकिन बीइंग अ फैमिली मेंबर और इवन उनके पेरेंट्स, हम सब का सवाल ये था कि ठीक है वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है, ठीक है उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, ठीक है हो सकता है उसने अपना मजहब भी चेंज कर लिया, व्हाटसोएवर। क्या माँ बाप को ये जानने का हक नहीं कि उसका बच्चा जिंदा भी है या नहीं, उसका वजूद इस जमीन पे है भी या नहीं? क्योंकि एक बच्चा या एक इंसान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंसान सब्र कर लेता है कि अब वो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसी बच्ची जो मारीपुर के एक इलाके में रहती है और वो कॉलेज गोइंग भी नहीं है, इलाके के एक स्कूल से मुंसलिक है, और अचानक वो गायब हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी पढ़ी लिखी भी, और इवन मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, उसके बावजूद भी अगर मुझे किसी शहर में जाना होता है तो मुझे सबसे पहले ये देखना होता है कि मैं जाऊंगी कैसे, अगर मेरा स्टे है तो मेरा स्टे कहाँ होगा, जहाँ स्टे होगा वो सिक्योर है या नहीं, मुझे वहाँ फैसिलिटेट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उसके बगैर तो मैं निकल भी नहीं सकती हूँ। हालांकि मैं कितनी भी बोल दूं, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पहुंच के किस डायरेक्शन में कैसे एडजस्ट करूंगी, मैं कैसे मूव कर सकती हूँ। तो एक ऐसी बच्ची वो अचानक से, जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, वो घर से गायब हो जाती है, और घर से मतलब वो बाहर कहीं निकली और उसके बाद वो वापस नहीं आई, या घर से गायब हो गई या अपनी मर्जी से गई। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे लोग, सिर्फ एक सवाल था कि प्लीज सिर्फ ये बता दिया जाए कि बच्ची कहाँ है, वो जिंदा है या नहीं, उसका वजूद कहाँ है, इतना तो जानने का हक दे दें। और आज तक हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि बच्ची कहाँ है। और 1 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है जीवा, बहुत ज्यादा, कि एक स्कूल से बच्ची जो है गायब, और कभी वो लियारी से बाहर निकली नहीं निकली अकेली, कभी वो कराची से बाहर निकली नहीं निकली अकेली, और वो अचानक से चली जाती है। तो
इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि अगर हम पुलिस का रवैया देखें, हमारे जो कवानीन और कानून मौजूद हैं, तो मर्जी तो बात की बात है, चॉइस तो बात की बात है, लेकिन अगर एक एब्डक्शन होती है, पहले तो उसकी एफआईआर कटने का मसला, फिर एफआईआर कट जाने के बाद ये होता है कि पुलिस आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा उसको देना चाहिए। अच्छा, पुलिस अगर रिस्पॉन्स दे दे, तो विद्या के केस में जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई कि मोहल्ले के जो लड़के हैं और जो कम्युनिटी के लड़के हैं जो आसपास हैं, उनमें से जिसका भी नंबर आपको फोन या फोन के रिकॉर्ड पे मिला, चाहे वो किसी भी टर्म्स में बात हुई हो, अब वो 50 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 20 लड़के और फोन लिस्ट में उसका नाम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता है। तो आप उन कम्युनिटी और मोहल्ले के लड़कों को जब उठाना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कम्युनिटी और उस फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो भी उस फैमिली के अगेंस्ट हो गए, वो भी उनको तंग करने लगे कि आप लोगों की वजह से हमारे साथ ये रवैयात हो रहे हैं, ये मामलात होते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक फैमिली की बच्ची चली गई है और बच्ची के जाने के बाद वो माँ बाप अभी तक इस बात में मुब्तला है कि बच्ची है कहाँ। ऊपर से पुलिस का ये रवैया कि पुलिस मदद कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया। और प्लस कम्युनिटी, रिलेटिव्स और आसपास के जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो पेरेंट्स के खिलाफ जो है एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे बच्चों का नाम लिया है, इस वजह से जो है ये रवैया हो रहा है। और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं कह रहे, पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो देखें, ये मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिसमें मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि हम किसको क्लेम करें कि वो हेल्प है या एक डिसऑर्डर सिस्टम है या क्या। मैं समझती हूँ मुल्जिम पकड़ा नहीं जाता, वो मुल्जिम है, लेकिन जो विक्टिमाइज होते हैं उन पे ही इतना प्रेशर होता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी वुमेन का, किसी बच्ची का रेप हुआ तो उसको इंसाफ मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन लोग उससे इतने सवालात करते हैं हर स्टेज पे, हर जगह पे कि सॉरी टू से हम कहते हैं कि शायद उसका फिजिकल रेप एक बार हुआ, लेकिन उसका मेंटली जो टॉर्चर होता है रेप को लेकर वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। और वो या तो ये कोशिश में होती है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए या मैं इन तमाम चीजों से दस्तबरदार हो जाऊं, तो ये रवैया अपनाया जाता है। आपने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया सीमा कि आपने एक स्टडी कंडक्ट की है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। आप थोड़ा सा ये बता सकती हैं कि उनको किस किस्म की आपकी फाइंडिंग्स क्या रही थी इन स्टूडेंट्स के साथ, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन आई है इनके साथ जो आपने इंटरव्यूज किए, तो उसकी मेजर क्या आपका कंक्लूजन रहा? आप थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा बता सकती हैं? ज़ीबा, मेरी जिन स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चियों से बात हुई तो उनके जो मेजर इश्यूज हैं वो वही जो मैंने आपसे कहा कि पहले तो हिंदू होना, उस पे आपको जो है मजहब तब्दील करने की सजेशन और इनविटेशन, एक ये मेजर इशू है। फिर करिकुलम में जो डिस्क्रिमिनेशन होती हैं उस हवाले से भी जो है बातचीत हो रही है। लेकिन जो मेरी इनसे हटकर, क्योंकि ये तो जनरल परसेप्शन में तकरीबन लड़के लड़कियों सबके साथ हो रहा होता है, लेकिन लड़कियों का सबसे बड़ा अलमिया जो है, एक तो उनके साथ जो हैरेसमेंट होती है स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर आने जाने के दरमियान तक, या उन इदारों में जहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम है, वो अपने घर में डिस्कस नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो डिस्कस करती हैं तो फैमिली को ये होता है कि भाई हमारे पास कोई हल नहीं है इन चीजों से जान छुड़ाने का, तो हम इनकी तालीम को जो डिसकंटिन्यू करते हैं। तो इस खौफ से वो बेचारियां जो हैं अपने साथ होने वाले मसले, इवन वो किस एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, वो उन्हें डिफाइन नहीं करती, डिस्कस नहीं करती, बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं कि अगर हमने ये केस डिस्कस कर लिया तो फिर इसके बाद ये कि कल से मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो सकता है। और एक्सेप्शनल एक आध केस ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स वाकई में उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो बच्चियां बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज फैमिली में शेयर करती है। लेकिन यूजुअली जो मेजर जनरली बात करें तो बच्चियों के साथ ये बहुत बड़ा इश्यू है कि वो अपने घर में अपने फेयर्स को डिस्कस नहीं करती। खास करके जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला मसला है, रास्ते में आने जाने वाला मसला है, उनका रूटिंग है, फिर उसका ये होता है कि उन बच्चों को या उन लड़कों को या उन मर्दों को ज्यादा शेम मिल जाती है और वो उनका जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ जाता है कि भाई उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और लड़कियां भी खामोश आ रही हैं, जा रही, तो वो थोड़ा उनको थ्रेट्स भी करते हैं।
और उनका रवैया थोड़ा और चेंज हो जाता है और उनकी डेयरिंग में इजाफा हो जाता है। प्लस बच्चियों से जब मेरी बात हुई तो जब कोई फोर्स कन्वर्शन या एब्डक्शन होती है या बच्चियां अपनी मर्जी से भी चली जाती हैं अपनी पसंद के चक्कर में, लव के चक्कर में, तो बाकी जो बच्चियां होती हैं, फैमिली, खानदान, कम्युनिटी, उस पे फैमिली का रवैया थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाता है, ज्यादा सख्त हो जाता है, और उन्हें हर बात में तंज करना, उन्हें बार बार एहतियात करने की अहकामात देना, और उन्हें बार बार ये बताना कि आप लोग ऐसा ना किए रहे, अगर आप लोगों ने ये किया तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ प्यार से बैठा के कोई चीज डिस्कस नहीं की जाती, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो वहां पे बच्चियों के जो आंसर थे कि इस तरह के रवैये हमें बाहर तो मिलते ही हैं, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन घर वाले भी अगर इस तरह कहते हैं तो हमें अपनी किस्मत पे बहुत रोना आता है कि काश हम लड़कियां के बजाय लड़के पैदा हुए होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम लड़कियां होते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे, या दूसरों किसी ने किया तो उनका इल्जाम भी हमारे सर पे आता है, और हमें जो है एक और मेंटली जो है टेंशन मिल जाती है, और हम हर वक्त ये सोच रहे होते हैं, ना हम एग्जाम्स पे वैसे फोकस कर पाते हैं, ना अपनी चीजों पे। एक ये भी अलमिया है। दूसरी बात कि बच्चियां जो बाहर आती जाती हैं और एजुकेशनल सिस्टम में है, अफसोस के साथ, बहुत बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस्ताद भी उनके साथ ऐसे रवैयात रखते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक बच्ची ने शेयर किया कि स्कार्फ की बात आई, बुर्के की बात आई, तो उस हिंदू बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगी बच्ची का, उस बच्ची ने कहा कि मेरी टीचर ने कहा कि ये जो पर्दे के अहकामात हैं या जो नकाब की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चियों पे नहीं, आप लोगों पे भी लागू होता है, और आप लोगों को भी जो है ना पर्दा करना चाहिए, नकाब पहनना चाहिए, स्कार्फ पहनना चाहिए, क्योंकि ये औरत के लिए जरूरी है। और जब वो बच्ची अगर ये कह देती है कि नहीं, मेरे मजहब में तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और ना मेरी फैमिली ने मुझे कभी कहा है कि मैं नकाब करूं या बुर्का पहनूं, तो फिर रवैयात जो है और ज्यादा चेंज हो जाते हैं उस्ताद के। और फिर वो बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हालांकि इस्लामियात शुरू से उन्होंने नहीं पढ़ी हुई होती, लेकिन एज अ सब्जेक्ट जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब हमने तो मेहनत की, जब मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए तो फिर इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कैसे कम हो सकते हैं, जबकि पिछला रिकॉर्ड तो मेरा अच्छा रहा। तो कुछ इस तरह के भी रवैयात मिलते हैं उस्ताद की तरफ से, हैं कि वो आपको इस तरीके से भी कहते हैं कि भाई आप चाहें या ना चाहें आपको पढ़ना है, और अगर आपको नहीं पढ़ना और उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो तैयारी पढ़ें, एग्जाम को देखेंगे, चेक कर लेंगे कि किस तरीके से तो वो मतलब अजीब सा रवैया हो जाता है कि बच्चे अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, तो फिर बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि चलें जी हम इस्लामियात ही पढ़ लेते हैं। और फिर उस्ताद का ये भी रवैया कि अगर मिलाद हो रहा है और उसमें कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, या क्लास या स्कूल के अंदर जो है वो कुरान खानी हो रही है, तो वो बच्चियां अगर एक कोने में खामोशी से बैठी हुई हैं तो प्रेफरेंस ये दी जाती है कि भाई आप क्लास से बाहर चली जाएं, या कहीं और जाके बैठ जाएं, या जाके बिल्कुल आखिर में बैठ जाएं। और एक दो केसेस ऐसे भी आए कि रमजान के महीने में वही दोस्तें, वही क्लास फेलो जो साथ उठती बैठती हैं, तो वो कहती हैं कि क्योंकि रमजान शुरू हो गया है तो अपने से एक महीने के लिए चेंज कर लें और मेरे साथ ना बैठे, रिक्वेस्ट ही करती हैं, कोई मतलब धमकी वमकी नहीं होती, लेकिन वो रिक्वेस्ट उनकी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन जिन पे जो गुजर रही होती है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है। और बाज स्कूल में जो है बच्चों को खाने पीने पे रोका जाता है, और मतलब कि वो सेम जो है ग्लास यूज नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। और रमजान में छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हम लोग तो शुरू से हमारी एक प्रैक्टिस रही है कि रमजान है तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि सुबह नाश्ता अच्छा करके चले जाएं, पानी लेकर भी जाएं तो कहीं छुप कर पिएं, सबके सामने ना खाएं, एहतरामन अजान आ रही है तो सर पे दुपट्टा रहता है, मतलब ये हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं।
तो इस तरह की प्रैक्टिसेस के बावजूद भी अगर इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चे, जिन बेचारों को नहीं पता होता और उन्हें प्यास लगती है, भूख लगती है और वो कुछ खा पी लेते हैं, तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इवन मुझे एक खातून ने बताया कि उसने अपने बच्चों को एक स्कूल से इसलिए निकाला कि कोई भी स्कूल का एनुअल फंक्शन होता था, प्रोग्राम होता था, तो इनके बच्चे इस काबिल हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती थी और उनको स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था, सिर्फ इसीलिए कि वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। एक बच्ची का कहना यहाँ तक था कि उनके ग्रुप में जैसे कि ग्रुप लीडर्स होती हैं, प्रीफेक्ट या मॉनिटर या एक्टिविटीज के जो ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उसमें अगर कोई बच्ची लीड करना चाहे तो उस लीडर के नाम से उस ग्रुप को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक बच्ची को ये कहा गया कि चूंकि आपका नाम ऐसा है तो पूरे ग्रुप वाले जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके चांसेस जो है कम हो जाएंगे पार्टिसिपेशन के, कंपटीशन के। तो आप यूं करें, या तो आप लीडरशिप से दस्तबरदार हो जाए या फिर आप अपना नाम फिर सिर्फ इस ग्रुप की एक्टिविटी के लिए अपना नाम कुछ और रख लें। तो मतलब इस तरह के भी रवैया मिलते हैं जो उसातिज़ा की तरफ से हैं और मैनेजमेंट की तरफ से भी आते हैं, कुछ स्कूल के या कॉलेज के बच्चों या फेलोज की तरफ से भी आते हैं, जो बच्चों को हर जगह पे एहसास दिलाते हैं कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। और हर किसी के साथ ये नहीं होता, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन होता है, ये केसेस हैं। और जेंडर के बिहाफ पे इवन कुछ बच्चियां तो ऐसी भी हैं हिंदू कम्युनिटी की जिन्होंने अबाया पहनना शुरू कर दिया है, स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो डिफरेंट ना दिखें दूसरों से और लोग जो है उन्हें हरासा ना करें। उस हरासमेंट से बचने के लिए वो बच्चियां जो है अबाया पहनती हैं, स्कार्फ पहनती हैं और रास्ते में आते जाते नकाब भी करती हैं। जबकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे कॉलेज जब जाती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था कि उस वक्त नया नया फैशन निकला था अबाये का, स्कार्फ का, तो मैंने स्कार्फ बांधना यानी कि शलवार कमीज पहनती थी और स्कार्फ पहनती थी। तो मेरी मदर ने मुझे टोक दिया कि बेटा स्कार्फ क्यों इस तरीके से पहन रही हो, लोग क्या कहेंगे, ये सीमा मतलब बाहर वैसे भी लोग कहते हैं कि लड़कियां बाहर आती जाती हैं, ये मसले हैं, तो अब इसकी बच्ची इतनी बोल्ड हो गई है, क्या उसने मजहब चेंज कर लिया? ये तो मुझे रोका गया स्कार्फ पहनने से, मतलब क्योंकि एक कम्युनिटी इस तरह से रिएक्ट देती थी। तो माँ ने कहा एक तो बड़ी मुश्किल से बेटा मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें कि आप अबाया भी पहने, आप नकाब भी करें। तो आप देख रहे हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कितना बड़ा चेंज आया है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमें अपने बच्चों को हरासमेंट से बचाना है और रोज रोज की खिटपिट से बचाना है और हम इनसिक्योर हैं, इससे बेहतर है कि हम अपने बच्चों को जो है वो चीज करवाएं जिससे वो आइडेंटिफाइड ना हो कि बेसिकली ये जो हिंदू कम्युनिटीज हैं। इवन मैं आई लव टू वेयर बिंदी क्योंकि दिस इज माई कल्चर और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। लेकिन आज भी जब मैं किसी एक्टिविटी में होती हूँ, अपने दोस्तों में होती हूँ, मैं प्रोग्राम में होती हूँ, आई वेयर। लेकिन जैसे ही मैं किसी रिक्शा गाड़ी में बैठती हूँ तो बैठने से पहले मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि सीमा बिंदिया उतार दो, और मैं खुद भी एहतियातन बिंदिया उतार देती हूँ। क्योंकि एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने पहना हुआ था तो मिरर से देखा जा रहा है और फिर क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। तो आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप इनसिक्योर फील करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा मैंने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जो जितने बच्चियों का जो आपने इंटरव्यू किया उनमें से कितनी परसेंटेज ऐसी बच्चियां थी जिन्होंने कहा था कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस की, और उनमें से क्या कोई ऐसा रेशो भी है जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस की? आप वो थोड़ा सा बता सकते हैं इस पे? एक्चुअली मेरा बहुत स्मॉल ग्रुप था उसका इंटरव्यू का बच्चों के साथ। अच्छा। लेकिन 100% बच्चियों ने कहा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, 100% बच्चियों ने कहा कि हैरेसमेंट होती है, 100% बच्चियों ने कहा कि उनको मजहब चेंज करने के लिए कहा गया है, 100% बच्चियों ने कहा कि उन्हें रास्ते में आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और 80% बच्चियों ने कहा कि स्कूल के अंदर उनके रिलीजियस की बिहाफ पे
स्कूल के उसातिज़ा की तरफ से भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं इसको परसेंटेज में जीवा इसलिए नहीं कहूंगी बिकॉज दैट वाज अ वेरी स्मॉल नंबर, और परसेंटेज में अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 100%, 80% गिव अ बिग फिगर। तो इस वजह से मैं उसको उस तरीके से काउंट नहीं कर रही। नहीं, लेकिन ये एक आइडिया जरूर दे देता होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेशक अगर वो 10 लड़कियां भी हैं और अगर 10 की 10 ये कह रही हैं कि हमें हरासमेंट हो रहा है, तो आप ये देख सकती हैं कि हाउ प्रोबेबल इज हरासमेंट इन एक्चुअल कंडीशंस। तो ये चीज है, और ये ऐसा ही फिक्रमंदी की बात है हम सब के लिए कि इतना इवन जीबा ये भी हुआ कि कुछ स्कूल गोइंग बच्चियां जो हैं वो बहला फुसला के बाहर ले गई भी हैं दोस्तों के साथ या कम्युनिटी के फ्रेंड्स के साथ, जो कि हिंदू फ्रेंड्स नहीं थे, उनके मुस्लिम फ्रेंड्स थे। और वहां जाके जब उनके साथ ये रवैयात होते हैं कि अचानक उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ बुलाया किसी और मकसद के लिए गया है, तो वो उनके लिए और इनसिक्योर हो जाता है। और वहां पे ये सिलसिला हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू करवा दी जाती है। एक बच्ची भी कम्युनिटी से चली जाती है तो 10 बच्चियां जो है कम्युनिटी की घर पे बिठा दी जाती हैं, उन्हें पढ़ना डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। मैट्रिक के बाद तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले तो प्राइमरी के बाद नहीं पढ़ने। लेकिन मैं मेट्रोपॉलिटन कराची सिटी की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भी ये रवैया है कि कोशिश होती है कि बच्चियां जो है ना पढ़ें तो चले मैट्रिक कर लिया बहुत है, इंटर कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये मतलब इनसिक्योरिटीज हैं जो घर के अंदर भी हैं, पेरेंट्स में भी है, बच्चियों में खुद में भी है। और जिस तरह के लिबास को चेंज करना और जिस तरीके से उसातिज़ा का सामना करना, फेलोज का सामना करना, तो ये बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि देखिए मैं पढ़ने के लिए मैंने कोशिश भी की, बट आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। आई नेवर मेड अ वेरी गुड स्कोर इन एजुकेशन। उसकी वजह शायद बहुत सारा डिप्रेशन था, बहुत सारे मसाइल थे अंदर भी बाहर भी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं अपनी पढ़ाई से ज्यादा इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि मुझे पढ़ने दिया जाए और जहां मैं पढ़ रही हूँ वहां मुझे एक्सेप्ट किया जाए। तो यही रवैया अब भी बच्चियों के साथ है कि उनके साथ फैमिली में इतने इश्यूज हैं, बाहर इतने इश्यूज हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। उसके बावजूद भी अगर वो अच्छा रिजल्ट ले आती है तो आई रियली वंडरफुली अप्रिशिएट देम। और फिर वो को करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा भी नहीं ले पाती, और स्पेशली वो आउटडोर एक्टिविटीज हो तो फैमिली उन्हें ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है कि भाई ऐसे कैसे आप जो है स्कूल से बाहर जाएंगी। तो ये भी एक मतलब बच्चियां स्पोर्ट में आना चाहती हैं, बच्चियां और कुछ करना चाहती हैं, दे कैन नॉट। तो डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल है, जेंडर भी आप पे भी और मजहब के भी आप पे भी। लेकिन ये आपने एक बहुत ही एक फिक्रमंदी वाली बात ये भी बता दी कि अगर एक लड़की अगर जाती है, उसका स्कूल से छुपाया जाती है अगर कम्युनिटी उसको, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है कि फिर कम्युनिटी के ही फिर 10 और बच्चियां फिर बैठ जाती हैं। तो यानी इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, और इस चीज के ऊपर स्टडी करने की कितनी ज्यादा सख्त जरूरत है कि इनरोलमेंट का अगर ड्रॉप आउट रेशियो का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द कम्युनिटी। तो इस चीज के ऊपर अब मुझे इस चीज का भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई डेटा कहीं पर ये मिलता नहीं है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है उनकी ड्रॉप आउट रेशियो इस वक्त कितना है, इनरोलमेंट क्या है और ड्रॉप आउट क्या है। तो इट्स ऑल वेल कनेक्टेड। अगर चीजों को अगर जोड़ा जाए तो एक किसी नतीजे की तरफ निकाला जा सकता है, चीजों की तरफ, हल की तरफ हम जा सकते हैं इस तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नजर आ रहा है कि है नहीं यहाँ पर। तो सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाने से पहले आप प्लीज कुछ हमारे लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस आप क्या कहती हैं, और दूसरा ये कि ये जो आपकी जो स्टडी है, होपफुली ये जब भी पब्लिश हो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, और आप उस स्टडी से जो आपकी अपनी जो लर्निंग है वो क्या है, और सोल्यूशंस की तरफ हम किस तरह इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। आप प्लीज जरा थोड़ा सा जीबा, सबसे पहले तो मतलब स्टडी तो अपने आप में एक मतलब छोटी सी स्टडी है। मैं आई होप कि शायद उसे कोई सपोर्ट मिल सके और उस पे हम कोई बात कर सके। एंड श्योर अगर
कोई ऑथेंटिकली वे मिला तो आई विल शेयर विथ यू। लेकिन मैंने बड़ी पॉजिटिवली इसको लिया कि इश्यूज हैं तो हाईलाइट होने चाहिए, क्योंकि हाईलाइट होंगे तो हल मिलेंगे। हमारे यहाँ तो हम इश्यूज को ही दबा देते हैं, उस पर बात करना पसंद नहीं करते, उसको डिस्कस करना पसंद नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि जब तक एक चीज सामने नहीं आएगी तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, और जब डिबेट नहीं होगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें अगर माइनॉरिटीज का जॉब कोटा है, एजुकेशन का कोटा है, तो हिंदू कम्युनिटीज, क्रिश्चियन कम्युनिटीज या बाकी जितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि कितने बच्चे और कितनी बच्चियां जो है हर साल एनरोल होती हैं और कितने बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडी बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर हमें एक ऑथेंटिकल डेटा मिल जाए तो शायद हम इसको और ज्यादा डीपली स्टडी कर सकें कि उसकी वजूहात क्या है। क्योंकि मैंने तो कुछ बच्चियों का इंटरव्यू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वजह जो है वो सोसाइटी भी है, कम्युनिटी भी है, इवन फैमिली खुद भी है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका जेंडर, और दूसरी बड़ी वजह उनका मजहब का अलग होना। ये मुझे मेजर इश्यूज नजर आए कि मजहब के बिहाफ पे, जेंडर के बिहाफ पे बच्चियां जो हैं वो और ज्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं। एक वल्नरेबिलिटी, फिर सेकंड वल्नरेबिलिटी, और फिर फैमिली का भी सपोर्ट इस तरह का कि अगर कोई शिकायत नहीं मिलती तो यू कैन कंटिन्यू, अगर शिकायत, तो मैं समझती हूँ अक्सर ये होता है कि हम अवेयरनेस उन लोगों को दे रहे होते हैं जो ऑलरेडी अवेयर है। यानी कि आप अगर कोई अवेयरनेस का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप सीमा को इनवाइट करेंगी, और सीमा शायद थोड़ी बहुत नो हाउ रखती है। हम बच्चियों के साथ उनके पेरेंट्स और वो लोग, यानी कि स्कूल में अगर उस्ताद पढ़ाते हैं या बाहर उनके फेलोज हैं, तो हमें ओपन डिबेट्स और ओपन डिस्कशन करने की जरूरत है, ताकि स्कूल्स के अंदर उनके फेलोज, उनके उस्ताद, उनके पेरेंट्स और वो बच्चे खुद इन चीजों को डिबेट में ले आए, डिस्कशन में ले आए, और फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत, क्या हर्ट करता है और क्या जो है उनको अप्रिशिएट करता है। तो मैं समझती हूँ कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी लॉज हो, कोई भी इकदाम हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, माइनॉरिटीज दे दें। अच्छा भाई टीचर से रिलेटेड है तो टीचर्स को अवेयरनेस दे दें, बच्चियों से, स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट्स को जो है एक्सप्रेस कर दे। मैं समझती हूँ ये जर्नल परसेप्शन है, क्योंकि अगर बीइंग अ वुमन मेरे साथ इशू हो रहा है, बीइंग अ हिंदू मेरे साथ इशू हो रहा है, तो मेरे साथ तो इसीलिए इशू हो रहा है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस वजह से। तो आप अवेयरनेस में उनको शामिल करें ना जो मुझे इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरी औरत होने पे उन्हें ऐतराज है, या उन्हें लग रहा है कि सीमा को औरत होते हुए ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या सीमा हिंदू तो ये करना नहीं करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ मैं तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो करना है, लेकिन उन लोगों को दी जाए जिनकी वजह से इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। हम सबको जरूरत है अवेयरनेस की, एजुकेशन की, एंड प्लीज चेंज द डायरेक्शन, प्लीज चेंज द डायरेक्शन। डू नॉट एजुकेट ओनली द विक्टिम्स, एजुकेट द कल्प्रिट्स, educate the responsible people, educate the community, parents and entire society. This is my just response for your question. नहीं, थैंक यू सो मच सीमा, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि असल में इश्यूज क्या है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर लोगों ने इतनी बात नहीं की कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन माइनॉरिटी गर्ल स्टूडेंट्स। तो होपफुली जैसे जैसे इसके ऊपर डिस्कोर्स बनता जाएगा हम आपसे भी इनपुट्स लेते रहेंगे, और ऑल द बेस्ट विद योर स्टडी। और इसी तरह की जो काविशें हैं अगर हम मिलकर कुछ हम एक स्ट्रेटेजी निकालें तो ये हमारे लिए भी एक सक्सेस होगा, आपके लिए भी एक सक्सेस होगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा, आपका भी और आपके टीम का भी और आपके चैनल का भी। यू आर वर्किंग वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल, और आपके साथ उन तमाम लोगों का जो हमारे जैसे लाइक माइंडेड हैं और वो मजहब को नहीं इंसानियत को अहमियत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।